सुप्रभात मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। अब तक हमने पढ़ा है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त को हल करने की विधियां और इनके बीच का संबंध। आज हम आपको लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त निकालना सिखाएंगे, भिन्नों का और दशमलव का। तो भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त निकलता कैसे है और दशमलव संख्याओं का किस तरीके से निकालते हैं, आइए देखते हैं। भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हमारे पास डेराइव्ड फार्मूला तो नहीं है, लेकिन ये टेस्टेड फार्मूला है। डेराइव किया जा सकता है, लेकिन अभी किसी बुक में दिया नहीं है डेराइव किया हुआ। तो यहाँ पर अगर भिन्न में सबसे पहले मैं आपको भिन्न का इंट्रोडक्शन दे दूँ। अभी मैंने आपको भिन्न पढ़ाया नहीं, इस टॉपिक के बाद मैं भिन्न पढ़ाऊँगा। भिन्न में होता क्या है, भिन्न जो भी लिखते हैं किसी भी चीज़, किसी भी पूर्ण संख्या के टुकड़े होते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई एक वृत्त है, अगर इसको हम 3 टुकड़ों में विभाजित कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं एक वृत्त का तिहाई, यानी वृत्त का थर्ड पार्ट। इसको लिख सकते हैं 1/3 पार्ट, और इसको लिख सकते हैं 1/3 पार्ट। ठीक है, तो जो 1/3 पार्ट है वो किसी एक पूर्ण संख्या का जो टुकड़े होते हैं उनको विभक्त करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। उस हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं, और हिस्से को रिप्रेजेंट करने के लिए हम भिन्न का उपयोग करते हैं। भिन्न का इतिहास बहुत पुराना है, और अगर भिन्न में कुछ डेवलपमेंट हुआ है तो उसको भारत में ही उसका डेवलपमेंट हुआ है, और बीच में कुछ अरब ने इसमें डेवलपमेंट किया। क्योंकि पहले जब गणित हम हल करते थे तो उसमें भिन्न का निशान नहीं होता था, तो भिन्न का निशान लिखना शुरू किया इंडिया में ही लिखना शुरू किया गया था। उसके बाद अरब ने इसको ऐसे ना लिखकर इसको लिखते थे 1/3। तो ये दोनों प्रचलित हैं जो आज के समय में यूज होता है। रिटेन में हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, दोनों सही है। इनका विकास जो है, निशान का विकास जो है वो ये इंडियन स्टाइल है और ये अरेबिक स्टाइल है। कोई कहे कि कहीं और हुआ तो मत मानिएगा, इंडिया और अरब ने ही इस निशान को दिया है। तो भिन्न आप समझ गए किस तरीके से लिखते हैं। 2 संख्याएं होती हैं x और y, x डिवाइडेड बाई y। x को हम अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी भिन्न यानी फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस साइन से, और इसमें जो 2 पार्ट होते हैं, ऊपर वाला पार्ट होता है अंश, ठीक है, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। तो आगे अब हम चलते हैं। तो अगर कोई अंश वाली संख्या होगी जिसमें अंश होगा, तो उसका हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कैसे निकाल देंगे, यानी इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भिन्न का मस, ठीक है, यानी एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, इसको बोल सकते हैं भिन्नों का। इसके लिए फॉर्मूला होता है अंशों का मस महत्तम समापवर्तक डिवाइडेड बाई हरों का लघुत्तम समापवर्तक। तो अंशों का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। इंग्लिश मीडियम के कुछ लोग हैं, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कुछ वर्ड जो आप संक्रियाएं बताते हैं, जो मैथ्स के संक्रियाएं बताते हैं, उसको आप इंग्लिश में बोल दिया करें ताकि मुझे समझ में आ जाए। तो जो लोग स्टार्टिंग फेज में हैं उनके लिए लेवल 0 से हम गणित स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनकी हेल्प के लिए हम कर दे रहे हैं।
इसको मत समझिएगा कि मुझे बड़ी इंग्लिश आती है और मैं आप लोगों के सामने रौब झाड़ रहा हूँ। तो ये है अंशों का महत्तम समापवर्तक बटा हरों का समापवर्तक। इसके लिए कुछ अभी जो प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं सीधा उन क्वेश्चंस को बताऊंगा। बहुत ही आसान होता है, बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है। अब मैं दूसरा आपको बता दूं, भिन्नों का ल स कैसे लिखते हैं। भिन्नों का ल स, इसको बोलते हैं एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें क्या होता है, ठीक इसका उल्टा होता है, यानी इस पार्ट को ही हम चेंज कर देंगे, बाकी जैसे का एज इट इज़ लिखेंगे। यानी अंशों का लस डिवाइडेड बाय हरों का मास। इसको आप नोट कर लीजिए। कुछ बुक्स में दिया रहता है इन फार्मूलों को, कुछ में नहीं दिया रहता है। अगर आप बेसिक फंडामेंटल्स बुक्स उठाएंगे तो उसमें नहीं दिया रहेगा, क्योंकि उसमें शायद भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालने की विधि नहीं होती। तो यहाँ पर हम जो आपको बता रहे हैं आप इनको नोट कर लीजिए। भिन्नों का महत्तम समापवर्तक अंशों का महत्तम समापवर्तक बटा हरों का महत्तम समापवर्तक, यानी एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ये है हमारा एचसीएफ के लिए। अगर हमारा एलसीएम निकालना है तो एलसीएम का फार्मूला हो जाएगा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इक्वल्स टू हो जाएगा एचसीएफ ऑफ एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। इसको मैं लिख देता हूँ। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। इस फार्मूले को आप लिख लीजिए। इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है प्रश्नों में। जो प्रीवियस ईयर के आपके प्रश्न आए हैं, अलग अलग स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो भी होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशंस में, वो मुख्यतः इसी पर बेस्ड हैं, इस पर बेस्ड हैं। और कुछ पुराने जो हमने बताए उस पर बेस्ड हैं। बहुत आसान से सवाल आए हैं, बहुत जंबल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस लेवल तक की पढ़ाई करना है इस टॉपिक के लिए। और मैंने देखा कि हर एग्ज़ामिनेशन में एक क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा इनसे, किसी में एक या दो भी पूछे। तो अगर आप इससे एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो भी मेरा जो मैंने 2-3 दिन मेहनत की है ये सफल हो जाएगी। अभी आपके ऊपर है। मैंने कुछ भी आपको अभी ऐसा नहीं बताया है कि जो आपको हार्ड लगे, बहुत चीज़ों को इलाबोरेट करके बताया है। तो चीज़ों को आप समझिए और इसको लगाइए, ठीक है। बहुत हाई फाई तरीके से मैथ पढ़ने की कोशिश मत करिए। मैंने स्टेप बाय स्टेप जो बेसिक्स हैं मैथ्स के उसको मैं आपको बताना शुरू किया हूँ, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। आइए हम सवाल करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, इसके साथ मैं डेसिमल का भी बता देता हूँ। डेसिमल में कुछ नहीं है, जो दशमलव के लघुत्तम समापवर्तक निकालने होते हैं और महत्तम समापवर्तक निकालने होते हैं। इसमें कुछ नहीं होता। जैसे हमारे पास कोई नंबर दे रखा है 1.7 और 1.9, अगर इसका हमसे पूछता है कि इसका एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो, यानी लस या मस, तो बहुत सिंपल है। इसका दशमलव हटाने के लिए इसमें कितने के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 का, क्योंकि 2 डिजिट के बाद है, यानी 2 डिजिट के बाद हमारा दशमलव है। तो 17 लिखने के लिए इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 का इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 हो जाएगा। अब 17 और 90 का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ल से या म से कैसे निकालते हैं, आप लोगों को पता है। बस यही है इसमें, यानी जो भी डेसिमल होता है डेसिमल को हम हटा देते हैं, और जितने डिजिट का डेसिमल होता है उस डेसिमल को हटाने के लिए जितने का मल्टीप्लाई करना होता है हम दोनों नंबर्स में कर देते हैं, हमारा डेसिमल हट जाता है। और जो भी इनका एलसीएम आता है बाद में हम उसी को उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं। यानी इसका जो एलसीएम होगा
इसका जो लस और मस होगा उसको बाद में हम 100 से डिवाइड कर देंगे बस। तो इसका जो एलसीएम आएगा तो वही इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें कुछ बताने का नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा और इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया ना भिन्नों का लस व मस कैसे निकालते हैं, हाउ वी फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्रैक्शंस। अब हम आगे चलते हैं, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम में उसको हल करते हैं जो इनके ऊपर बेस्ड है। तो एक प्रश्न है हमारे सामने, ये यूपी टेट 2017 का आया है। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, लस निकालना है और संख्याएं क्या हैं 2/3, 4/9, 5/6 और 7/12। इनका एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, अब मैं आपको इसका एलसीएम भी निकालूंगा और एचसीएफ भी निकालूंगा। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। तो हमने फार्मूला बताया था भिन्नों का लस एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, जो इसके अंश होते हैं यानी न्यूमरेटर होते हैं, अंशों का लस बटा हरों का मस, अभी अभी मैंने बताया था आपको। तो हमारे यहाँ से दो चीज़ें निकल के आती हैं, यानी जो कुछ नंबर होंगे हमारे पास 2, 4, 5 और 7, ये अंश हो गए। इन दी हुई संख्याओं के अंश हो गए 2, 4, 5 और 7। तो इनका हमें क्या निकालना है? एलसीएम या लस। ठीक है, और यहाँ से इसका क्या आएगा? जो हर है यानी 3, 9, 6 और 12, 3, 9, 6 और 12, इनका क्या निकालना है? मस यानी एचसीएफ। सिंपल है। अब हमारे पास 4 नंबर हैं, इनके एलसीएम निकालने, और 4 नंबर हैं इनके एचसीएफ निकालने हैं, लस और मस। तो सबसे पहले हम अंशों का लस निकालते हैं, यानी 2, 4, 5 और 7। इन 4 नंबरों का लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हमारे पास भाग विधि है। हमने 2 से सबसे पहले बार डिवाइड किया तो हमारा आ गया 2, 2 1 1, 2, 2 दूनी 4, 5 को डिवाइड नहीं कर सकते तो एज इट इज़ उतार लेंगे, 7 को डिवाइड नहीं कर सकते तो 7 को एज इट इज़ उतार लेंगे। अब हमारे पास जो नंबर है, सारे के सारे नंबर जो है अनडिविजिबल है, यानी कि सारी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी अब इनको हम और इसमें भाग नहीं दे सकते। तो हम जल्दी से इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालते तो उसमें क्या होता है, जो हमारे इधर भागफल होते हैं, जो शेषफल होते हैं, सबका आपस में गुणा हो जाता है। तो 2, 5 और 7, इनको जब आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 5 चौक 20 और 20 सत्ते 140। कितना आ गया दोस्तों? जो हमारे अंशों का लघुत्तम समापवर्तक है कितना आ गया? 140। अब हरों का हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो हमारे पास हर हैं 3, 9, 6, 12। तो 3, 9, 6, 12, इनका म से निकालना है। तो म से निकालने के लिए फिर हम भाग विधि को इस्तेमाल करते हैं। भाग विधि क्या बोलते हैं? छोटी संख्या से दूसरी छोटी संख्या में भाग देते हैं। तो हमारी दूसरी छोटी संख्या 6 है, इसमें हमने भाग दिया तो 2 बार गया, 6 पूरी तरह से डिवाइड हो गया। अब इस 3 से तीसरी संख्या में भाग देंगे, अगर ये भी डिवाइड हो जाएगा तो यानी इन दोनों का महत्तम समापवर्तक 3 है। अब तीसरी संख्या से कंपेयर करेंगे तो 3 बार गया, 9 कट गया, तो इन 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 3 है। अब चौथी संख्या में देखते हैं है कि नहीं, फिर इसको 3 से डिवाइड किया तो 4 बार गया और एक कट गया, यानी तीनों नंबर हैं वह बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन चारों नंबर को पूरी तरह से विभाजित कर देगा। यानी इन चारों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमारा कितना होगा? 3 होगा।
अब हमारा फार्मूला क्या है, अंशों का लघुत्तम समापवर्तक बटा हरों का महत्तम समापवर्तक। तो अब इसमें हम आते हैं। तो हमारा अंशों का लघुत्तम समापवर्तक कितना आया 140 और हरों का महत्तम समापवर्तक कितना आया 3, यानी हमारा जो नंबर होगा वो नंबर होगा 140/3, यानी इन भिन्नों का जो लघुत्तम समापवर्तक होगा 140/3। समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसी का, इसमें इन्होंने पूछा है केवल लघुत्तम समापवर्तक, लेकिन अब हम इसी का आपको महत्तम समापवर्तक बताते हैं, या दूसरा क्वेश्चन लेकर बताएं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपको नए क्वेश्चन में करने का और समय मिल जाएगा, और वो भी क्वेश्चंस जो मैं लेकर आया हूँ वो भी पिछले एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएंगे, और 2 क्वेश्चन थोड़े समय में 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसका जो फार्मूला बोला था, अंशों का लघुत्तम समापवर्तक बटा हरों का महत्तम समापवर्तक। तो अंशों का हमने लघुत्तम निकाला, लघुत्तम समापवर्तक निकाला, फिर हरों का हमने महत्तम समापवर्तक निकाला। तो इसका जो लघुत्तम समापवर्तक आया 140 आया, और हरों का जो महत्तम समापवर्तक आया 3 आया, और इस फार्मूले में जब हम दोनों नंबर को पुट करेंगे तो हमारा ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आपको अगले सवाल के ऊपर ले चलता हूँ, जो इसी फार्मूले पर बेस्ड है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, ये 2016 यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। ये सवाल है, हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। हमारे पास 4 नंबर दिया हुआ है, 14/33। उसके बाद है दूसरा सवाल 21/22। उसके बाद अगला नंबर है 42/55। इसका हमें म स निकालना है, यानी HCF हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने भिन्नों का म स निकालने के लिए क्या फार्मूला आपको बताया था, अंशों का म स बटा हरों का म स। ठीक है, मैंने केवल इन्हीं क्वेश्चंस को क्यों चूज़ किया बताने के लिए, क्योंकि भी आपको मैंने और गणित की संक्रियाएं नहीं बताई हैं, या जो थोड़ी आगे लेवल की हैं, यानी 5वीं से ऊपर की हैं, 8वीं क्लास के आसपास की हैं। तो अगर मैं ऐसे सवाल आपको बताऊंगा, सवाल तो मैं बता दूंगा, हल भी करवा दूंगा, उत्तर भी निकाल दूंगा, लेकिन आपको समझने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले मैं उन्हीं चीज़ों को बताता हूँ जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया गया है और पिछले प्रश्न पत्रों में आया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका लेवल बहुत डाउन है, ये भी यानी ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और देखिए कितने आसानी से हल हो जाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे मैं आपको आगे की चीज़ें पढ़ाता जाऊँगा, तो इन पर जो बेस्ट क्वेश्चन बनेंगे, जो आगे की संक्रियाएँ यूज होंगी, उसको भी मैं आपको हल करूँगा और प्रैक्टिस कराऊँगा। प्रैक्टिस सेट मैं ऐसा बनाऊँगा कि जिसमें आपको लेवल वाइज, यानी पहले निचली कक्षाओं के प्रश्न, फिर उसके बाद हाई लेवल के प्रश्न, फिर उसके बाद उसके ऊपर वाले प्रश्न, इस तरीके, ताकि हमें उन क्वेश्चंस पर हम ज़्यादा टाइम ना दें जो एग्ज़ाम में पूछे तो जाते हैं लेकिन हमें समझ में ही ना आए। तो सबसे पहले जो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो अगर आपको सही समझ में आ गए और एग्ज़ाम में आ गए तो आप 100% करके आएंगे। ठीक है, और ये समझ में आना ही आना है, बहुत आसान है। तो हमारे पास अंशों का म स, हरों का म स। तो हमारे पास यहाँ पर अंश क्या है, जो भिन्न में लाइन के ऊपर वाले नंबर होते हैं उन्हें अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हमारे पास अंश कौन कौन से हैं, 14, 21 और 42, यानी 14, 21 और 42। इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है, म स निकालना है। और हमारे हर कौन कौन से होंगे, 33, 22 और 55, 33, 22 और 55। इनका क्या निकालना है, LCM निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, ल स निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंशों का म से निकालेंगे। 14 को हम 21 में भाग देंगे, कैसे निकलता है अब मैं नहीं बताऊंगा, आप समझ गए हैं। एक बार जाएगा 14 आएगा,
7 बच जाएगा, 7 से 14 को डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा और 14 आएगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर तीसरे नंबर में हम 7 से भाग देंगे, तीसरा नंबर है हमारा 42, 42 को 7 से भाग देंगे 6 बार जाएगा, 7 6 42 और एक कैंसिल हो जाएगा, यानी 7 नंबर हमारा जो है हरों का जो अंश हैं, अंशों का म से जो आएगा का महत्तम समापवर्तक यानी HCF जो आएगा वो क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो नंबर्स हैं हरों का महत्तम यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक, जो हरों का लघुत्तम समापवर्तक निकलेगा वो नंबर हमारे पास से हैं, इनका हमें LCM निकालना है इनका। तो हमारे पास जो नंबर हैं वो 33 है, 22 है और 55 है। इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे इसे। तो हमारी छोटी संख्या 22 नंबर, हमारी छोटी संख्या 2 है, जिससे 22 नंबर डिवाइड हो जाएगा तो 2 लिखेंगे। 33 को नहीं डिवाइड कर सकते, इससे डिवाइड करेंगे तो 11 बचेगा और 55 को नहीं डिवाइड कर पाएंगे तो इसको एज इट इज़ उतार लेंगे। अब इसमें कौन सा नंबर है जो छोटी संख्या जो मैक्सिमम को डिवाइड कर दे, तो हमारे पास 5 हैं, जो इसको डिवाइड नहीं करेगा ये ऐसे ही रहेगा। 11 को भी डिवाइड नहीं कर पाएगा तो ऐसे ही रहेगा। 55 में 5 से अगर भाग देंगे तो 11 हमारा 11 बार जाएगा और हमारा पूरी तरह से 55 डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं इन सारे नंबरों को किससे डिवाइड कर सकते हैं। 11 है जिससे हमारे सारे नंबर डिवाइड हो जा रहे हैं, तो 11 से करेंगे तो 3 बार जाएगा, 33 आ जाएगा। फिर इनमें एक बार जाएगा, तो हमारे पास अब नीचे सारी अभाज्य संख्याएं बची हैं, तो अब इसमें हम भाग नहीं दे पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे इधर आए गुणनफल इनको आपस में गुणा करते हैं। 2 गुणे 5 गुणे 11, जो शेषफल में नीचे बचता है इसको भी इसमें गुणा करते हैं। तो हमारा जो भी आएगा वही हरों का लघुत्तम समापवर्तक आएगा। तो कितना आएगा, 2 गुणे 5 10 हो गया, 110 और 3 यानी 330 आएगा। इसको आप हल कर लेना आसानी से। थोड़ा मैं भी कैलकुलेशंस में कमज़ोर हूँ, क्योंकि जैसे ही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में हम आते हैं हमें खुद कैलकुलेशन नहीं करने पड़ते हैं, कैलकुलेटर मिल जाता है वो भी साइंटिफिक। तो कैलकुलेशन में मैं मिस्टेक कर सकता हूँ, थोड़ा सा अगर गलती करूँ तो आप मुझे बता दिया करें। तो 330 आएगा। अब हमारा उत्तर क्या होगा, इसको मिटा दूँ मैं, इसको मिटा सकता हूँ, आप पॉज करके देख सकते हैं इसे। यानी हमारा जो उत्तर आएगा भिन्नों का महत्तम, जो इन 3 भिन्नों का महत्तम समापवर्तक आएगा वो आएगा 7/330। समझ गए। इसके पहले मैंने आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना बताया था भिन्नों का, और अब महत्तम समापवर्तक निकालना बता रहा हूँ। और इसमें और दोनों ही प्रश्न ये 2016 में पूछा गया था, और जो मैंने इसके पहले बताया था वो 2017 में पूछा गया था। तो अब आप समझ गए ना कितने आसान से क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम जूनियर क्लास की मैथ्स की बात करें तो सचमुच बहुत आसान आते हैं। आपको केवल बेसिक अगर आपको पता रहेगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। और इन सवालों को हल करने के लिए एक ही बेसिक है कि आप जो है आपको केवल ये फार्मूला याद होना चाहिए और जो बेसिक्स हैं वो याद होने चाहिए। ठीक है, फार्मूला याद करने में कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है तो ऊपर वाली यानी अंशों का महत्तम समापवर्तक बटा हरों का लघुत्तम समापवर्तक, और अगर यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो अंशों का लघुत्तम समापवर्तक बटा हरों का महत्तम समापवर्तक। बहुत सिंपल सा है, एक लाइन का फार्मूला है, और इसे भी याद करने की ज़रूरत नहीं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे। लेकिन इस पर कम से कम आपको 10 सवाल लगाने होंगे, तब आपको ये कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, जैसे आपको कुछ इसमें क्या है, आपको रीजनिंग यूज करनी है, दिमाग इसमें खर्च हो जाता है। इसमें दिमाग में भरना नहीं होता, दिमाग को खर्च करना होता है, निकालना होता है। तो जैसे जैसे आप दिमाग खर्च करेंगे वैसे अपने आप ही इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ता जाएगा, यानी आप अच्छा कर सकते हैं और गणित में अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब मैं आपको और सवाल बताता हूँ जो पिछले प्रश्न पत्रों में आया हुआ है, और इस टॉपिक को जल्दी से ख़त्म करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हम भिन्न को गणित में हल करेंगे, भिन्न के सवालों को समझेंगे, भिन्नों को समझेंगे, और उसके बाद उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आए होंगे हमारे पिछले एग्जामिनेशन में उसको हल करेंगे। अब हमारे पास
मैं आपको यूपीटेट 2016 का ये क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ। फिर से 2016 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। और लघुत्तम समापवर्त, थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, लघुत्तम समापवर्त 1989 दिया हुआ है। और पूछ रहा है और बता रहा है कि यदि पहली संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दोस्तों कल मैंने आपको इनके बीच का एक रिलेशन का फार्मूला बताया था कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के बीच में संबंध क्या होता है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। अगर आपको याद होगा तो फार्मूला मैंने बताया था पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। बताया था कि नहीं बताया था मैंने? आपको याद होगा, अगर लास्ट क्लास आपने ली होगी तो उसमें ये मैंने बताया था। अगर आपको याद नहीं है तो आपको पिछले वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं खुद आपको फिर से बता देता हूँ कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, वो होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक। ये दो संख्याओं, जो दो नंबर्स होते हैं उनके ऊपर लागू होती है। दो संख्याओं में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और गुणे लघुत्तम समापवर्तक। तो हमारे पास सवाल है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है और लघुत्तम समापवर्तक 1989 है और पहली संख्या 117 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? सारी चीज़ें प्रश्न में दे रखी है, हमसे कुछ नहीं पूछ रहा है, केवल पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या होगी। और हमारे पास ये रिलेशन है, इसमें हम सारी चीज़ें रख देते हैं इनकी जगह पर। सबसे पहले क्या दिया है? महत्तम समापवर्तक कितना है? फिर 13 है। फिर क्या दे रखा है? लघुत्तम समापवर्तक 117 है। और उसके बाद लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है जो है हमारा 1989। उसके बाद हमें क्या दे रखा है? पहली संख्या कितनी है? 117। तो पहली संख्या ये हो गई 117 गुणे दूसरी संख्या हमें बतानी है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 117। इधर हमारे गुणे के संबंध में है, यानी दूसरी संख्या से यहाँ पर गुणा है। तो जब हम दूसरी तरफ भेजते हैं तो इसका ठीक उल्टा हो जाता है, यानी गुणा है तो भाग हो जाएगा, यानी 13 गुणे 1989 हो जाएगा। ठीक है, 13 गुणे 1989। और जब दूसरी संख्या यहाँ से इधर आएगी तो डिवाइडेड बाई 117 होगी। अब हम 1989 को 17 से भाग देंगे, 117 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? पहली बार एक बार जाएगा तो 117 आएगा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 8 बचेगा और यहाँ पर 9 बचेगा। और अगली बार 7 बार जाएगा, 7 सत्ते 49 आएगा और 7 एक अन्नम 7 और 4 जो बचेगा 11 हो जाएगा और 7 एक अन्नम 7 और 11 का जो 1 बचेगा 8 हो जाएगा और ये आपस में पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगे। यानी कितना आएगा हमारा? 17 आएगा। तो दूसरी संख्या क्या होगी? 17 आ गया। अब इसको हम यानी इससे हम भाग देंगे तो यहाँ पर 17 आएगा। ठीक है, अब दूसरी संख्या निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या बचा है? यहाँ पर 13 गुणे 17। अब आप इसको हल कर लेंगे, क्या होगा? 13 गुणे 17, 13 सत्ते 51, ठीक है,
7 त्रिक 21 के 1 और हासिल बचा 2, 7 एकन्नम 7 और 2 9 और फिर 13 इसमें वो करेंगे गुणा करेंगे 1 तिया 3 और 1 एकन्नम 1, इसको आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ गया हमारा नंबर 121। 121 क्या होगी? दूसरी संख्या होगी, है ना आसान सा सवाल। और ये आपके पिछले क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इसमें क्या केवल हमें गुणा भाग करना है, इसमें हमसे लघुत्तम समापवर्त या महत्तम समापवर्तक का सवाल ना पूछ करके केवल हमसे नॉर्मल गुणा भाग का सवाल पूछा है। और इन गुणे भाग को सवाल हल करने के लिए क्या आपको किसी ट्यूटर की ज़रूरत है या किसी टीचर की ज़रूरत है? नहीं, आप जानते हैं। केवल हमें सवाल को समझना है कि सवाल में क्या पूछ रहा है। अगर आपको सवाल समझ में आ जाएगा तो आपको हल निकालने में कोई समस्या नहीं आएगी। मैंने आपको फर्स्ट डे से यही बताया है कि सबसे पहले आप सवाल को, प्रश्नों को समझिए कि क्या पूछना चाहता है, और जो पूछना चाहता है उसके लिए रास्ता खुद प्रश्न ही दिखाएगा। इसमें हमें अपने दिमाग को खर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें सोच सोच के उत्तर लिखना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध किन के बीच में हुआ था, पानीपत में कितनी लड़ाइयाँ हुई थी, मोहम्मद गौरी कौन था। ये सारी चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी जो दिमाग में आप पहले डालेंगे। लेकिन इसमें क्या है, आप पहले दिमाग से निकालेंगे, ठीक है? दिमाग से सारी चीज़ें निकाल देना और जो सवाल में दिया है उसमें आपको रख देना है। अब मैं एक बार फिर से आपको सवाल पढ़ के समझाता हूँ। डिस्क्रिप्टिव सवाल लोगों को मुश्किल लगते हैं क्योंकि वे सवाल को पढ़ना नहीं जानते हैं, ठीक है? अगर सवाल उनको समझ में आ गया कि सवाल में क्या पूछ रहा है तो रास्ते खुद ब खुद निकल जाएंगे। फिर से सवाल पढ़ते हैं। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त, ठीक है? इसमें हमें महत्तम समापवर्तक नहीं निकालना है, उसने ऑलरेडी दे रखा है। यानी अब तक जो हमने पढ़ा है उसका उत्तर खुद ही दे रखा है। कितना है? 13 है। और कह रहा है उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1989 है। लघुत्तम समापवर्तक भी दे रखा है, हमें निकालना ही नहीं। हमने पीछे क्या पढ़ा? महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। मैंने आपको यही बताया ना, और कुछ नहीं बताया। लेकिन इसमें दोनों चीज़ें दे रखी है, तो इसका मतलब हमें इस सब्जेक्ट से कुछ, हमें इस टॉपिक से कुछ पूछ ही नहीं रहा है। तो पूछना क्या चाहता है? तो कह रहा है कि अगर जिन 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक इन प्रश्नों में दे रखा है, उसमें से पहली संख्या अगर 117 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? यानी इसने पहले मुझे उत्तर बता दिया, फिर हमसे प्रश्न कर रहा है। इसमें क्या किया? इसने पहले उत्तर बता दिया, फिर अब हमसे प्रश्न कर रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसके लिए हमने एक रिलेशन पढ़ा था लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में, और इसके बीच का जो रिलेशन होता था उसका फार्मूला होता था कि फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक। इसमें केवल गुणे और भाग का सवाल है, ना कि लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक का। अगर आपको रिलेशन याद है तो, अगर आपको रिलेशन याद नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप एग्ज़ाम में इस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। लेकिन है कितना बड़ा, छोटा सा, तुच्चा सा। तो तुच्चे से सवाल को, यानी अगर मुझे चीनी उठानी है तो उसके लिए मैं जेसीबी क्रेन नहीं लेकर आऊँगा उसे उठाने के लिए, उसके लिए हमें चम्मच चाहिए। तो ये चम्मच है, तो इस चम्मच को तो हमें रखना ही पड़ेगा अपने पास में, और चम्मच को हमने रखा और ये चीनी हमने उठा ली और यहाँ पर दूसरी संख्या का उत्तर ला दिया, और हम आसानी से सवाल को हल कर दिए, और आसानी से नंबर, अगर हमने किया होगा तो आसानी से नंबर हमें मिल गए होंगे। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन पे ले जाऊँगा जो कॉन्सेप्ट बेस्ड ही है। आप आसानी से इन प्रश्नों को समझेंगे और इन सवालों को खुद हल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आप आसानी से लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के क्वेश्चनों को समझ पाएंगे और उनको लगा भी सकते हैं। अब आपको और कॉन्सेप्ट बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना कॉन्सेप्ट सफिशिएंट है। हाँ, अब आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, उसे आपको खुद करना होगा। किसी के बताने से एक्सरसाइज नहीं होती है। जब तक आप खुद अपने दिमाग को खर्च नहीं करेंगे
आपको गणित समझ नहीं आएगी। तो इसलिए पहले आप एक्सरसाइज करिए, इस पे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं उनको हल करिए। बड़े क्वेश्चंस हल करने की ज़रूरत नहीं। जो जूनियर लेवल का टीईटी का पेपर आता है वो बहुत ही उसका लेवल डाउन होता है मैथ्स में। हाँ, जूनियर के लिए थोड़ा आगे, उसमें कुछ आगे मैथ्स में पढ़नी पड़ती है, जो मैं आगे पढ़ाऊँगा तो उसके भी सवाल हल कराऊँगा। लेकिन तब तक हम बेसिक समझ लेते हैं, और अगर जूनियर वाले भी बेसिक समझने के बाद एक्सरसाइज करेंगे तो उनको भी आसानी से, एक्सरसाइज करने के बाद आसानी से जो पिछले प्रश्न पत्रों में प्रश्न आए हैं उसको आसानी से हल कर लेंगे, क्योंकि सवाल जो भी आए हैं बहुत आसान से आए हैं। अब मैं आपको एक बढ़िया सा सवाल बता रहा हूँ जो रीट में आया है 2016 में। ठीक है, सवाल है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक तो पूर्ण होती है और 10, 12, 15 और 18 से विभाजित होती है। यानी एक तो पूर्ण वर्ग होगी, सॉरी क्या लिखा, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से विभाजित हो। फिर से हम क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो और 10, 12, 15 और 18 से